नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 70 दिन बाद, पूरे 70 दिन बाद सुबह 5 बजे का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। आप लोगों को भी प्रतीक्षा थी और मुझे भी। मैं भी बेचैन था कि कैसे जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम शुरू करूं, और आप लोगों के लगातार इस तरह के संदेश मिल रहे थे कि जल्दी शुरू कीजिए। तो आज से अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, और ये ईश्वर करे कोई बड़ा व्यवधान इस तरह का नहीं आया तो चलता रहेगा। तो आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, और जब मैं ख़राब हो रही है स्थिति बता रहा हूँ तो किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस देश के लिए की बात कर रहा हूँ। इस देश में संविधान और कानून और न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ। सोमवार को, यानी 2 दिन पहले 9 जनवरी को, आज 11 जनवरी है, 9 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में जो दृश्य था वो किसी भी जनतंत्र के चाहने वाले, किसी भी संविधान में यकीन रखने वाले, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता में यकीन रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही चिंता का कारण है। क्योंकि जो कुछ हुआ वहाँ, जस्टिस राजेंद्र मोन्था उनकी कोर्ट में वकील न जाने पाए, इसके लिए तथाकथित तृणमूल समर्थक वकीलों ने हंगामा किया, नारेबाजी की, रास्ता रोक दिया कि वकील वहाँ पहुँच न पाए, और ये लगातार चलता रहा। इस स्थिति से क्षुब्ध होकर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत श्रीवास्तव उठकर कोर्ट से 1 घंटे के लिए चले गए। उनको समझ में नहीं आया कि इसके लिए क्या करें, कैसे रोकें इसको। उसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल और कलकत्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की बैठक बुलाई, सीनियर जजेस को भी बुलाया, और उसमें इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया, चिंता जाहिर की गई। एडवोकेट जनरल से और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दोनों से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। उन्होंने वीडियो भी देखे, कौन लोग हैं उनकी पहचान भी की जा रही है, आगे बढ़कर कौन नारेबाजी कर रहे थे इसकी भी पहचान हो रही है। एडवोकेट जनरल ने समझाने की कोशिश की इन आंदोलनकारी वकीलों को, उन लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। उसके बजाय उन्होंने एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को। जस्टिस राजेंद्र मोन्था से सारे केस वापस ले लिया जाए, उनको हटा दिया जाए, उनके सामने किसी केस की सुनवाई ना हो। और इतने पर ही नहीं रुके, जस्टिस मोन्था के घर के बाहर चारदीवारी पर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए। अदालत से उनके घर के रास्ते में, पूरे रास्ते में पोस्टर लगाए गए। शर्म करो कि पोस्टर लगे। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई उसमें इतना ही नहीं कि केस वापस लिया जाए, कहा गया कि इनको जो है बर्खास्त किया जाए। अब आप देखिए कि मामला किस तरह से तूल पकड़ रहा। आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश और मुलायम सिंह यादव का राज। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था, और हल्ला बोल का नारा, उसकी शुरुआत हुई थी अखबारों से। अखबार के जो हॉकर थे उन पर हमला हुआ, उनकी अखबार की प्रतियां छीनकर जला दी गई, फेंक दी गई, फाड़ दी गई। उसके अलावा हल्ला हुआ अदालतों पर, लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और इलाहाबाद में आखिरकार इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार लगानी पड़ी कि बचाइए हमको, नहीं हमारी जान खतरे में है। तो राजनीतिक दल जब सत्ता खोने का भय सताता है, जब उनके खिलाफ उनको लगता है कि अदालत उनके खिलाफ न्याय करने जा रही है, तब वो इसी तरह से बौखलाते हैं। ममता बनर्जी इसीलिए बौखलाई हुई हैं। पहले उन्होंने ईडी और सीबीआई को रोकने की कोशिश की, काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रही हैं। उन्होंने सीबीआई के अफसरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दर्ज कराई, वहाँ की पुलिस ने दर्ज कराई, और उसके बारे में मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए फिर दोहराऊंगा नहीं। इसके अलावा ईडी को जांच से रोकने के लिए किस तरह की चाल चली गई। अनुव्रत मंडल, ये वो एक वाहिद शख्स है जिस पर तृणमूल कांग्रेस टिकी हुई है। अनुव्रत मंडल से अगर उससे पूछताछ ईडी की हो गई और उसने सच उगल दिया तो पूरी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनकी सरकार सब खतरे में पड़ने वाले हैं। इसलिए अनुव्रत मंडल को किसी कीमत बचाना है, किसी तरह से बचाना है।
ईडी उसको पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाए, उसके पहले उसके खिलाफ एक पुराने मामले में जो है मामला उठाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फटाफट उसको जो है पुलिस रिमांड भी मिल गई 7 दिन की। तो तृणमूल कांग्रेस ये देर कर सकती है, डिले कर सकती है, इसको रोक नहीं सकती। जो भवितव्य है, इनएविटेबल है, वो होना ही है। लेकिन राजनेता ऐसे मानते नहीं हैं। वो आखिरी मिनट तक कोशिश करते हैं अपने को और अपने लोगों को बचाने की। तो सवाल यह है कि जस्टिस राजेंद्र मोहंता ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के गुस्से का, कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा। तो जस्टिस मोहंता ने वही किया जो किसी न्यायाधीश को करना चाहिए था। विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ताबड़तोड़ 26 एफआईआर दर्ज की और 26 एफआईआर दर्ज करके कोशिश ये थी कि गिरफ्तारी हो और इनको जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन हो और जो कुछ भी इरादा रहा हो। वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सरकार को किसी भी कोयर्सिव एक्शन से रोक दिया, यानी उनकी गिरफ्तारी न हो, और ये कहा कि आगे कोई भी एफआईआर अदालत की परमिशन के बिना दर्ज नहीं की जाएगी शुवेंदु अधिकारी के। तो एक मुद्दा तो ये बना। तृणमूल कांग्रेस के लिए इस समय दुश्मन नंबर 1 बीजेपी में कोई है तो वो शुवेंदु अधिकारी हैं। ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम की हार को भूली नहीं है, उसका घाव अभी उनके लिए ताज़ा है और उनको लगता है कि यह इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुवेंदु अधिकारी जिम्मेदार हैं। शुवेंदु अधिकारी उनके एक समय जो है राइट हैंड मैन हुआ करते थे, इसलिए शुवेंदु अधिकारी की कीमत भी जानती हैं, क्षमता भी जानती हैं और ये भी जानती हैं कि बीजेपी के हाथ कितना बड़ा हथियार लगा है उनके खिलाफ। एक तो नाराज़गी इसकी है। दूसरी नाराज़गी जस्टिस राजेंद्र मोहंता की अदालत में मामला गया किसका? अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी की सिस्टर इन लॉ का, मेनका गंभीर, उनके खिलाफ आरोप है, ये आशंका है कि उन्होंने कैटल स्मगलिंग में जो पैसा आया बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें शामिल हैं वो। तो अदालत से पहले ईडी से पूछताछ पर रोक लगी हुई थी। अदालत ने रोक लगा दी थी कि ईडी अभी पूछताछ नहीं कर सकती। जस्टिस राजेंद्र मोहंता की अदालत ने वो रोक हटा दी, यानी अब ईडी पूछताछ कर रही, कोई और कुछ नहीं हो रहा, कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ इतना हुआ है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब मेनका गंभीर से पूछताछ कर सकती है, लेकिन सत्ता को और सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये मंजूर नहीं है कि उनके करीबी लोगों, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की हिम्मत किसी जांच एजेंसी की हो कैसे सकती है। यही वजह है, इसी की वजह से जस्टिस मोहंता पर यह हमला हुआ है। अब देखिए, आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझिए। राजनीति पश्चिम बंगाल की यह है कि ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती जा रही। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और ये जितनी बार कहता हूँ घेरा कुछ और कस जाता है। और ये घेरा कोई बीजेपी नहीं कस रही है, ये कोई सीपीएम नहीं कस रही, कोई कांग्रेस नहीं कस रही है। उनके राजनीतिक विरोधियों का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें सारा योगदान ममता बनर्जी, उनके मंत्रियों, उनकी पार्टी के नेताओं, उनके परिवार के लोगों का है। भ्रष्टाचार जो है वो फूट फूट कर, जैसे पानी अपना रास्ता खोज लेता है कहीं ना कहीं से, उसको रोकने की चाहे जितनी कोशिश कीजिए, वैसे ही ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बाढ़ और उसका प्रवाह और तेज़ होता जा रहा है। इसलिए परेशान है ममता बनर्जी। वो केवल इस बात से परेशान नहीं है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ियों का, जिसका जिक्र सीएजी ने किया, उसकी जांच करा रही है। उससे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं, उसको वो पॉलिटिकल इशू बना सकती हैं कि केंद्र सरकार हमको परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन जो अदालत में चल रहा है, जो जांच चल रही है, जिन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है, उसमें जिस तरह का बड़े पैमाने पर कैश लोगों ने देखा अपनी आंखों से, पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता पश्चिम बंगाल के इतिहास में
उस प्रदेश के लोगों ने अपने प्रदेश में कैश का इतना बड़ा जखीरा कभी देखा होगा? वो सब देखा, कैमरे पर देखा, वीडियो में देखा, जांच एजेंसियों ने दिखाया। उसके अलावा मामला सबसे ज़्यादा जो फंसा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो चिंता है ममता बनर्जी की, वो अनुव्रत मंडल को लेकर है, जो कैटल स्मगलिंग पश्चिम बंगाल का फलता फूलता व्यापार है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, जहां सबसे ज़्यादा पैसा आता है और उसी पैसे से तृणमूल कांग्रेस का पूरा तंत्र चलता है। तो अनुव्रत मंडल को पार्टी हाईकमान और पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी की पूरी व्यवस्था की पूरी अंदरूनी जानकारी है। इसलिए ममता बनर्जी की कोशिश है कि किसी भी हालत में कैटल स्मगलिंग से जुड़े जितने लोग हैं उनमें से किसी से ईडी पूछताछ न करने पाए, ईडी की कस्टडी में वो न जाने पाए, क्योंकि उनको डर है कि ईडी की कस्टडी में जो जाएगा उससे वो सच उगलवा लेंगे। और इसी सच का सामना ममता बनर्जी नहीं करना चाहती हैं। और मुश्किल उनकी ये है, ये लड़ाई उनकी अदालत से है, जांच एजेंसियों से है, ये किसी पार्टी से, किसी सरकार से नहीं है। अगर पार्टी और सरकार से होती तो बड़ी आसानी से लड़ लेती है, ऐसी लड़ाई लड़ने में वो माहिर हैं। लेकिन इस बार मामला दूसरा फंस गया है। इस बार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से उनको राहत नहीं मिल रही किसी मुद्दे पर। अभिषेक बनर्जी ने तमाम कोशिश कर ली कि एफआईआर क्वैश हो जाए उनके खिलाफ, दूसरे मामले रद्द हो जाएं। ममता बनर्जी सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, कोई सफलता नहीं मिली। तो अदालत को भी समझ में आ गया है। और ये जो 9 जनवरी की घटना हुई है, उसने अदालत को ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर सत्तारूढ़ दल के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो छिपाना चाहते हैं। दरअसल ये 9 जनवरी की घटना ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में बहुत नुकसानदेह साबित होने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला केवल यहीं तक नहीं रहेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को निश्चित रूप से रिपोर्ट किया होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेंगे, इसकी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। बार बार बात होती है कि पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार नहीं करना चाहती, ये बड़ा स्पष्ट है। उसकी अपनी पार्टी के इतने कार्यकर्ता मारे गए, घर जलाए गए, महिलाओं से बलात्कार हुआ, केंद्र सरकार ने 356 नहीं लगाया। तो इस मामले में लगा देगी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये लड़ाई अब राजनीति के अखाड़े से निकलकर कानून और संविधान और अदालत के अखाड़े में आ गई है। अब अदालत को अपने को बचाना है, अब न्यायाधीशों को अपने को बचाना है। किससे? उसी राज्य में, उसी सरकार से जिसने उसी संविधान की शपथ ली है, जिस संविधान की न्यायाधीशों ने शपथ ली है। तो अब सवाल ये है कि न्यायाधीशों के खिलाफ जो मामला है उसको सड़क पर लाकर तृणमूल कांग्रेस ने अपने लिए एक नया गड्ढा खोद लिया है, अपनी राह जो है और मुश्किल कर ली है। ममता, और ये सब काम पॉलिटिशियन हो या कोई भी व्यक्ति हो, जितना ज़्यादा हताशा बढ़ती जाती है, उसकी डेस्परेशन बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा इस तरह की गलतियां करता है। तो मेरा मानना है कि अब तक जितनी गलतियां की हैं ममता बनर्जी ने, उनमें ये सबसे बड़ी गलती है। सीबीआई हेडक्वार्टर घेरा था उन्होंने, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा आपको पता है। अब सीधे न्यायाधीशों पर हमला, ये न्यायाधीशों पर हमला कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता पर हमला नहीं है कि उसको जो है राजनीति का खेल मानकर छोड़ दिया जाए और उनको आपस में निपटने दिया जाए। ये मामला अभी आगे चलकर बहुत गंभीर होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि जो रवैया, जो 3 पेज की चिट्ठी इन वकीलों ने लिखी है, जिन्होंने हल्ला हंगामा किया, जिन्होंने रास्ता रोका, वो अपने रवैये से में कोई बदलाव लाने वाले हैं या पीछे हटने वाले हैं। और ये भी मानने का कोई कारण नहीं है कि इसकी जानकारी, अगर सहमति न भी हो तो इसकी जानकारी तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं को न हो, ये संभव नहीं है। अभी तक इनमें से किसी के, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उसमें बार काउंसिल के कुछ सदस्य भी हैं, बार काउंसिल के
अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस से कहा कि हम ऐसी हरकतों का समर्थन नहीं करते, आप जो भी उचित समझते हो कार्रवाई कीजिए। इसके बावजूद बार काउंसिल के कुछ सदस्य भी हैं जिनके दस्तखत हैं उस चिट्ठी पर जो चीफ जस्टिस को भेजी गई है। और ये जो बार काउंसिल के सदस्य हैं, इनका तृणमूल कांग्रेस से क्या नाता है ये सबको पता है। तो इसलिए ये बात कोई छिपी दबी नहीं है कि कौन लोग हैं, उनकी पहचान नहीं है, उनकी राजनीतिक पहचान भी है। वो वकील हैं लेकिन उनकी एक राजनीतिक पहचान भी है, और राजनीतिक पहचान है उनकी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के लिए और ज़्यादा समस्या होने वाली है। लेकिन अपने यहाँ सब कुछ बड़ा धीरे चलता है, जल्दबाजी में, तेज़ी में कुछ नहीं होता। वो चाहे कितना भी गंभीर मामला हो, चाहे संविधान पर खतरे का मामला हो, या देश की सुरक्षा का मामला हो, या जनतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा का मामला हो, सब कुछ आराम के साथ होता है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा ज़रूर। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।